Hello students, so welcome again. I hope you all are fine. तो आज हम इस वीडियो में हम चैप्टर जो हमने किया था व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने पिछली वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया था, उसी के बेसिस पर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ MCQs से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके सामने और ये आपके सामने मेंशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। तो मीन्स इकोनॉमी को लार्ज स्केल पर हम स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो नेचुरली राइट आंसर क्या होना चाहिए? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, क्योंकि जो बी और सी ऑप्शन है वो व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं, तो इनका अध्ययन हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो दैट्स वाई राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है? तो मीन्स किसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो फाइंड आउट करना है। तो पहला यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, आपने पूरा चैप्टर किया हुआ है। और मुद्रा का सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें मनी सप्लाई, डिमांड फॉर मनी की बात होती है, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये राइट है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्तिगत मांग का सिद्धांत जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा ना होकर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र व व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो जो आपने डिफरेंसेस किए थे ना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बेसिस पर हम ये आंसर दे सकते हैं। तो पहला इसमें अध्ययन के क्षेत्र का अंतर बिल्कुल होता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल जो होती हैं इकाइयाँ उनकी स्टडी होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी होती है। और सामूहिकता का भी अंतर होता है। सामूहिकता क्या है का स्तर जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कम होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये लेवल हाई होता है। विभिन्न मान्यताएं होती हैं, मान्यताओं के आधार पर भी अंतर होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सभी। तो राइट आंसर है सभी। ऊपर वाले ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस इसका आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था? देखिए, हमने डिस्कस किया था कि उन इकोनॉमिक्स का नेम है रैगनर फ्रिश, जिन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे से स्टडी किया था, और 1936 में उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था कि इकोनॉमिक्स को उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांट दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अर्थशास्त्र की शाखा जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। तो व्यक्तिगत स्तर पर यदि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हो रहा है तो बिल्कुल सिंपली इसका आंसर हमें पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है कि विश्व महामंदी का अध्ययन होता है, तो वर्ल्ड लेवल पर जो डिप्रेशन है उसकी स्टडी किस में हुई? उसकी स्टडी हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना होकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है कि विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा था? तो विश्व महामंदी का वर्ष था 1929। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कि साधनों के आवंटन का अध्ययन होता है। देखिए, साधनों के आवंटन का मतलब क्या है? हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की यहाँ बात कर रहे हैं, और आप ध्यान रखना इसकी स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फैक्टर प्राइसिंग से रिलेटेड हो गया ये, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है किस में करेंगे? हम इंटरनेशनल ट्रेड की स्टडी हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये क्या है मैक्रो वेरिएबल में कंसीडर हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, तो इस वजह से इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास एक अलग शाखा के रूप में कब हुआ। तो ये क्या है, आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, पर्टिकुलर ईयर ना देकर टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा 1930 से 1940 के बीच में हुआ था। क्योंकि जो केन्ज हैं उन्होंने अपनी बुक लिखी थी अनएम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसमें उन्होंने इसको कंसीडर किया था। और तब से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्टडी का कह सकते हैं आप वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि निम्नलिखित कथन जो हैं वो सही हैं या गलत, ये हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई है। और इस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बड़ा, लार्ज। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो आप इसको मेंशन कर देना, ट्रू है ये। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र आय अभिमुखी है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आय के बारे में स्टडी करता है, राष्ट्रीय आय के बारे में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इस वजह से ये भी क्या है, इसका राइट आंसर है, ट्रू है ये स्टेटमेंट मीन्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है, क्योंकि अब मैक्रो वेरिएबल मीन्स मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी हो रही है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को लेकर स्टडी हो रही है, तो नेचुरली सरकारी हस्तक्षेप भी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। फिर है कि समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक योगदान मार्शल का है। नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम करेक्ट स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम केन्ज का मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसकी स्टडी को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो उन्होंने बुक में लिखी थी उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी और महत्व बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र द्वारा निर्धारित होती है। अब ये कीमत संयंत्र का क्या है? जिसको हम डिमांड और सप्लाई, ये मार्केट फोर्सेस होती हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें 6 क्वेश्चन कि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आय तथा रोजगार के निर्धारण का अध्ययन है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हमने किया था ना, आय अभिमुखी है, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? इनकम ओरिएंटेड है, तो वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। तो ये एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, बल्कि ये क्या हैं? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट।